स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आव्यूह। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं और प्लूरल फॉर्म में मैट्रिक्स को मैट्रिसेस लिखते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के इस चैप्टर में हम सबसे पहले आव्यूह क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह का यूज किस लिए होता है, क्या प्रयोग होता है आव्यूह का, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मतलब आव्यूह का बीजगणित पढ़ेंगे। आव्यूह के बीजगणित में हम दो आव्यूह को जोड़ना, आव्यूह को घटाना, आपस में आव्यूह का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा सीख लेते हैं। तो ध्यान रखना, आव्यूह जानकारियों का एक आयताकार विन्यास होता है। आव्यूह में लिखी गई जानकारी या तो आंकिक होती है या फिर फलनों के रूप में होती है। मतलब आव्यूह आंकिक या फलनीय जानकारियों का एक आयताकार विन्यास होता है, जिसमें जानकारियों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखा जाता है। इसको एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लो कि हमें राम, श्याम और मोहन के 3 अलग अलग विषयों के मार्क लिखना है। विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हमें राम, श्याम और मोहन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क लिखना है। मान लो राम को फिजिक्स में 60 अंक मिले, जबकि केमिस्ट्री में 70 और मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स मिले। इसी प्रकार श्याम को फिजिक्स में 50 अंक, केमिस्ट्री में 60 और मैथमेटिक्स में 70 मिले। मोहन को मिले फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 80 और मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हमने ये जो जानकारी लिखी है, इस जानकारी में हमने क्या लिखा है? इस जानकारी में हमने राम, श्याम और मोहन के मार्क लिखे हैं। राम को फिजिक्स में 60 मार्क, श्याम को फिजिक्स में 50 मार्क, मोहन को फिजिक्स में 70 मार्क। इसी प्रकार से राम, श्याम, मोहन के केमिस्ट्री के मार्क लिखे हैं और मैथमेटिक्स के मार्क लिखे हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने जानकारी लिखी है मार्क्स की, ये मार्क्स की जानकारी आंकिक जानकारी है और आंकिक जानकारी को हमने यहाँ पर पंक्तियों के रूप में लिखा है और स्तंभों के रूप में। जब इस जानकारी को हम इस टाइप से पढ़ेंगे 60, 70, 80, तो 60, 70, 80 जिस लाइन में लिखा है यह एक पंक्ति कहलाएगी, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार अगर हम जानकारी को इस प्रकार से पढ़े, राम, श्याम और मोहन के फिजिक्स के मार्क पढ़ना चाहे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? राम के फिजिक्स के 60, श्याम के 50 और मोहन के 70। मतलब इस प्रकार हमने जानकारी को अब कैसे पढ़ा? ऊपर से नीचे पढ़ा। तो ऊपर से नीचे लिखी गई ये जानकारी स्तंभ कहलाती है, स्तंभ की जानकारी कहलाती है। मतलब ये जो है ये 60, 50, 70 ये स्तंभ के अवयव कहलाएगी और इस टाइप से हम जानकारी को पढ़ेंगे तो ये पंक्ति के अवयव कहलाएगी। इसका मतलब ये जो है ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। इसका मतलब हमने राम, श्याम, मोहन के अंकों की इस जानकारी को पंक्तियों के रूप में लिखा है और साथ में स्तंभों के रूप में लिखा है। तो पंक्तियों एवं स्तंभ के रूप में लिखी गई इस आंकिक जानकारी को अगर हम एक बड़े कोष्टक के अंदर इस प्रकार से क्लोज कर दें, ध्यान से सुनना, पंक्तियों और स्तंभ के रूप में लिखी गई आंकिक जानकारी को हम इस प्रकार के बड़े कोष्टक के अंदर क्लोज करके लिख दें, तो इस प्रकार से प्राप्त ये जो संरचना है ये आव्यूह कहलाती है। ये जो है ये आव्यूह की पहली पंक्ति कहलाती है, पंक्ति 1। इसी प्रकार से ये जो है ये आव्यूह की दूसरी पंक्ति, यहाँ लिखेंगे पंक्ति 2 और ये तीसरी पंक्ति, ये है पंक्ति 3। अगर इसी जानकारी को हम ऊपर से नीचे रीड करें तो ये स्तंभ कहलाता है। ये पहला स्तंभ,
आयु का ये स्तंभ दूसरा स्तंभ होगा, स्तंभ 2 और ये तीसरा स्तंभ। तो ध्यान रहेगा, आव्यूह आंकिक एवं फलनीय जानकारी को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके लिखी गई एक आयताकार संरचना होती है, जिसमें जानकारी को पंक्ति स्तंभ के रूप में लिखा जाता है। आव्यूह में लेफ्ट टू राइट डेटा को रीड करने पर जो लाइन अपने को मिलती है, डेटा की जो श्रृंखला मिलती है, ये एक पंक्ति कहलाती है। इसी प्रकार से आव्यूह की दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ये आव्यूह का पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये जो 60 है, ये 60 जो अंक लिखा गया है, इसकी पोजीशन क्या है। ये 60 अंक पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है, तो इस 60 को हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कहेंगे। इस प्रकार से इस आव्यूह में जो 70 लिखा गया है, 70, ये 70 पहली ही पंक्ति में है, ये पहली पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ दूसरा है ये। इसका मतलब 70 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से 80 जो है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो ध्यान में रहेगा, पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखी गई आंकिक जानकारियों का आयताकार विन्यासी आव्यूह होता है। अब इसके बाद हम आव्यूह की कोटि पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखते हैं हम आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो अपने पास एक आव्यूह है जिसके अवयव है, जिसकी पहली पंक्ति के अवयव है 1 2 3, दूसरी पंक्ति में है 4 5 6, तीसरी पंक्ति के अवयव है 8 7 8 9। अब किसी भी आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी आव्यूह की कोटि उस आव्यूह में अवयव की संख्या होती है। आव्यूह की कोटि को इस आव्यूह के इस कॉर्नर पर लिखा जाता है। और आव्यूह की कोटि लिखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि आव्यूह में टोटल कितनी पंक्तियां हैं। कोटि लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर क्रॉस के बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। जैसे इस आव्यूह में ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। इसका मतलब इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर क्रॉस के बाद स्तंभों की संख्या लिखेंगे, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। मतलब इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। इस प्रकार इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 3 क्रॉस 3। आव्यूह की कोटि पढ़ेंगे यहाँ पर हम 3 क्रॉस 3, क्योंकि इस आव्यूह में 3 पंक्ति थी, 3 स्तंभ थे, इसलिए इस आव्यूह की कोटि 3 क्रॉस 3। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो उस आव्यूह की कोटि होगी 2 क्रॉस 3। जैसे देखो यहाँ पर अगर आव्यूह में हमने सिर्फ इतना लिखा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस आव्यूह में ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति, मतलब पंक्तियों की संख्या 2 ही है। तो कोटि में सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर क्रॉस के बाद स्तंभों की संख्या गिनेंगे, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, मतलब स्तंभों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर क्रॉस के बाद 3 लिखेंगे। इस प्रकार से इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार अगर किसी आव्यूह में 4 पंक्ति हो, इस प्रकार से, इस आव्यूह में 4 पंक्ति है, तो यहाँ सबसे पहले कोटि लिखते समय 4 लिखेंगे, फिर क्रॉस। अब स्तंभों की संख्या देखेंगे, स्तंभ 3 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इस प्रकार से यह आव्यूह जो है कितने कोटि के आव्यूह है, ये 4 क्रॉस 3 कोटि के। इसमें 4 पंक्ति थी, इसलिए 4 पहले लिखा, फिर क्रॉस के बाद स्तंभों की संख्या लिखा जो कि 3 थी, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। इस प्रकार इस आव्यूह की कोटि 4 क्रॉस 3 होगी। ये होती है आव्यूह की कोटि। अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आव्यूह के प्रकार। पहला प्रकार पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति है, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने यहाँ पर एक आव्यूह लिखा, आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति है जिसके अवयव 1 2 3 है। एक ही पंक्ति है, एक के बाद कोई पंक्ति है ही नहीं, मतलब पंक्तियों की संख्या एक ही है। स्तंभों की संख्या देखें तो ये पहला स्तंभ कहलाएगा, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। मतलब इस आव्यूह में एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एक है, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति है, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगली परिभाषा स्तंभ आव्यूह की है। आप गेस कर सकते हो कि जब पंक्ति आव्यूह की परिभाषा ऐसी है तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या होगी। ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति है उसको पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो फिर ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ है, ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तो अगली परिभाषा है स्तंभ आव्यूह की। स्तंभ आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखो यहाँ पर ये एक ही स्तंभ है, जबकि पंक्ति देखिए तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? एक ही। तो इसकी कोटि क्या होगी? सबसे पहले आव्यूह की कोटि लिखते समय हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। इसमें 3 पंक्ति है तो पंक्तियों की संख्या 3, लेकिन स्तंभ एक ही है, स्तंभ की संख्या 1। ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसके बाद ये 2 टाइप की आव्यूह हो गई, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली आव्यूह देखते हैं। आव्यूह का अगला प्रकार है शून्य आव्यूह। इसको अंग्रेजी में नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऐसा आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसका हर अवयव 0 है, ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो इस आव्यूह में इसके सभी अवयव शून्य है, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो नॉन जीरो हो, सभी के सभी अवयव 0 है। तो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है आव्यूह का, इसको लिखते हैं आड़ा आव्यूह। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जैसे 2 पंक्ति है तो 3 स्तंभ है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। ऐसे आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, आड़ा आव्यूह। उदाहरण के लिए यहाँ एक आव्यूह लिख रहे हैं 2 3 4 5 9 8 10 11। इस आव्यूह में देखो, इस आव्यूह में ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, मतलब पंक्तियों की संख्या 2 है, पंक्तियों की संख्या 2। लेकिन इसमें स्तंभों की संख्या देखें तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, स्तंभों की संख्या 4 है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, मतलब यहाँ 2 है पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या 4, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, ऐसे आव्यूह को आड़ा आव्यूह कहते हैं। तो फिर खड़ा आव्यूह किसको कहेंगे? आड़े आव्यूह का उल्टा खड़ा आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, खड़ा आव्यूह। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, आड़ा आव्यूह। तो एक उदाहरण हम खड़े आव्यूह का भी लिख लेते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स का। खड़ा आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स।
ये ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें 3 पंक्तियां है जबकि 2 ही स्तंभ है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऐसी अवयव को खड़ा अवयव कहते हैं। ध्यान रहेगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, आड़ा अवयव। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, खड़ा अवयव। अब इसके बाद हम विकर्ण अवयव के बारे में पढ़ेंगे। अगले टाइप का अवयव है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव विकर्ण अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसके विकर्ण के अवयव नॉन जीरो होते हैं, अशून्य होते हैं, और बाकी सभी जगह के अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम एक अवयव लिख रहे हैं जिसमें लिखा है हमने 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 3। ये जो अवयव होते हैं ये अवयव के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये अवयव का विकर्ण कहलाता है। ये जो है ये अवयव का विकर्ण कहलाता है, और इस विकर्ण में जो अवयव होते हैं ये अवयव के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अगर अवयव के विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है लेकिन विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य है, तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव नॉन जीरो जबकि बाकी सभी अवयव जीरो हो, विकर्ण अवयव कहलाएगा। अगली परिभाषा है अदिश अवयव की। अदिश अवयव अदिश अवयव भी एक विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और बाकी जगह शून्य होता है। एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो एवं अशून्य हो परंतु अन्य सभी स्थानों के अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव अदिश अवयव कहलाता है। ध्यान में रहेगा, एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान एवं अशून्य है। जैसे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब विकर्ण के सभी अवयव समान है और साथ में अशून्य अवयव है। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान एवं अशून्य हो परंतु अन्य स्थानों के सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव सदिश अदिश अवयव कहलाता है। इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का महत्वपूर्ण प्रकार के, और वो है तत्समक अवयव की परिभाषा। तत्समक अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसके विकर्ण में इकाई अवयव होता है और अन्य स्थानों के सभी अवयव शून्य होते हैं। तत्समक अवयव को इकाई अवयव भी कहते हैं। इसको इकाई अवयव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव इकाई होते हैं, मतलब 1 होता है विकर्ण में और बाकी सभी स्थानों के अवयव शून्य होते हैं। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 है और अन्य स्थानों के अवयव शून्य है, ऐसे अवयव को तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो अवयव लिखा है ये अवयव तृतीय कोटि का तत्समक अवयव कहलाता है। तृतीय कोटि का तत्समक अवयव इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, मतलब इसकी कोटि 3x3 है। और ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है, और वर्ग अवयव 3 कोटि का है तो यह तृतीय कोटि का वर्ग अवयव कहलाएगा। लेकिन यह इकाई अवयव है इसलिए इसको तृतीय कोटि का इकाई अवयव कहेंगे। अगली परिभाषा वर्ग अवयव की है। वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे देखो इसमें 2 पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है,
मतलब पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये भी द्वितीय कोटि का एक वर्गावयव कहलाता है। जिसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है, उसको तृतीय कोटि का एक वर्गावयव कहेंगे। जैसे देखो इसमें 3 पंक्तियां है, 3 ही स्तंभ है, इसलिए इसको तृतीय कोटि का वर्गावयव कहेंगे। जिसमें 4 पंक्ति 4 स्तंभ है, उसको चतुर्थ कोटि का वर्गावयव कहेंगे। मतलब वर्गावयव उस आवयव को कहेंगे जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके बाद अच्छा ध्यान रहे, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, ये जो इकाई आवयव है इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसलिए इसको तृतीय कोटि का इकाई आवयव कहते हैं। और कई बार तृतीय कोटि के इकाई आवयव को I3 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय कोटि का इकाई आवयव लिखना है तो उसको I2 से निरूपित करेंगे, और उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गए, और वो हो गए, उसकी पहली पंक्ति होगी 1 0, दूसरी 0 1, इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का इकाई आवयव। इसी प्रकार से हमें चतुर्थ कोटि का इकाई आवयव लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। चतुर्थ कोटि के इकाई आवयव में 4 पंक्ति और 4 स्तंभ हो गए। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। एक ऐसा आवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, अन्य स्थानों के सभी अवयव 0 हो, ऐसा आवयव इकाई आवयव कहलाता है। और इकाई आवयव में 4 पंक्ति 4 स्तंभ है तो यह चतुर्थ कोटि का इकाई आवयव कहलाएगा। इकाई आवयव में 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो तो तृतीय कोटि का इकाई आवयव कहलाएगा। इकाई आवयव में 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो तो इसको द्वितीय कोटि का इकाई आवयव कहेंगे। अब इसके बाद अगला प्रकार देखते हैं आवयव का। आप लोग चाहो तो वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो बेसिक ऑपरेशंस हो गए, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सम मतलब मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स का आपस में गुना करना, तो इन सभी के क्वेश्चंस हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगली मैट्रिक्स थी, मतलब मैट्रिक्स का अगला प्रकार था ऊपरी त्रिभुजीय आवयव। अगले प्रकार की आवयव है ऊपरी त्रिभुजीय आवयव। ये ऐसा आवयव होता है जिसके विकर्ण और विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव नॉन जीरो होते हैं, जबकि विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो होते हैं। जैसे देखो इस आवयव का ये विकर्ण है, और ये विकर्ण और विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य है, नॉन जीरो है, लेकिन विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो है। तो ऐसा आवयव जिसके विकर्ण और विकर्ण के सभी अवयव नॉन जीरो हो, जबकि विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो हो, ऐसे आवयव को ऊपरी त्रिभुजीय आवयव कहेंगे। इसी प्रकार से एक निम्न त्रिभुजीय आवयव होता है, निम्न त्रिभुजीय आवयव। ये ऐसा आवयव होता है, जैसे अपन ने ऊपरी त्रिभुजीय आवयव की परिभाषा पढ़े, इसी प्रकार से निम्न त्रिभुजीय आवयव की परिभाषा पढ़ेंगे अपन। ऊपरी त्रिभुजीय आवयव में क्या होता था, विकर्ण और विकर्ण के ऊपर के अवयव नॉन जीरो होते थे, जबकि विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो, इसलिए इसको अपन ऊपरी त्रिभुजीय आवयव कहते थे। इसका उल्टा निम्न त्रिभुजीय आवयव होगा। निम्न त्रिभुजीय आवयव में विकर्ण और विकर्ण के नीचे के अवयव नॉन जीरो हो गए और ऊपर के अवयव जीरो, ऐसे आवयव को निम्न त्रिभुजीय आवयव कहेंगे। जैसे इसको उदाहरण लिख रहे हैं 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये एक उदाहरण लिख दिया हमने जिसमें विकर्ण के अवयव नॉन जीरो है और विकर्ण के नीचे के अवयव नॉन जीरो है, जबकि विकर्ण के ऊपर के जो अवयव है वो जीरो है। ऐसे आवयव को निम्न त्रिभुजीय आवयव कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आवयव के महत्वपूर्ण प्रकार है। ये हो गए आवयव के प्रकार। अब हम इस वीडियो में आवयव को जोड़ना भी सीख लेते हैं, और फिर आवयव को जोड़ने वाले कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आप लोग करना।
तो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि अपने को दो अवयव दिए गए हैं और प्रश्न में कहा गया है कि इन दो अवयव को जोड़कर इनका परिणामी अवयव ज्ञात कीजिए। मतलब दो अवयव का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जिनमें से पहला अवयव है 1 2 3 4 और मान लो कि दूसरा अवयव है 8 9 2 6। मान लेते हैं कि हमें इस प्रकार के दो अवयव दिए हैं और कहा गया है प्रश्न में कि इन अवयवों को जोड़कर इनका योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे एक अवयव को a के बराबर लिखेंगे। अवयव a इक्वल्स टू पहला अवयव लिख देंगे 1 2 3 4। फिर दूसरे अवयव को b के इक्वल लिखेंगे। अवयव b इक्वल्स टू लिखेंगे 8 9 2 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों अवयव को जोड़ना है। मतलब किसको इसको जोड़ना है, a और b को आपस में जोड़ना है। a और b को जोड़ना है मतलब a प्लस बी ज्ञात करना है हमें। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए a प्लस बी इक्वल्स टू, a की जगह a का मान रखेंगे। a का मान था अवयव में 1 2 3 4। फिर प्लस लिखेंगे b के जगह b का मान लिखेंगे 8 9 2 6। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद वाले स्टेप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे हम। अच्छा ध्यान रहे, ये जो दोनों अवयव है, इन दोनों अवयव में ये जो अवयव है 1, इस अवयव का अवयव 1 और इस अवयव का अवयव 8, इन अवयव के अवयव 1 और 8 की पोजीशन सेम है। पहले अवयव में 1 है तो दूसरे अवयव में 1 के जगह 8 है। मतलब ये 1 और 8 समान पोजीशन के एलिमेंट है, समान पोजीशन के अवयव है, एक ही स्थान के अवयव है। तो हमें करना क्या होता है, दोनों अवयव को जोड़ते समय परिणामी अवयव में संगत अवयव को, समान पोजीशन के अवयव को जोड़कर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 1 है और 1 के स्थान पे दूसरे मैट्रिक्स में 8 है, इसका मतलब 1 का संगत अवयव क्या हुआ, 8 हुआ। तो सबसे पहले दोनों अवयव के योग वाला जो अवयव होगा उसमें संगत अवयव का योग लिखना होता है। 1 को 8 में जोड़ेंगे, 2 है इसमें और 2 की जगह इसमें 9 है तो 2 को हम 9 में जोड़ेंगे। पहली अवयव में 3 है तो दूसरी अवयव में 3 की जगह पे क्या है, 2 है तो हम 3 को 2 में जोड़ेंगे। इसमें 4 है तो उसमें 4 की जगह 6 है तो हम 4 को 6 में जोड़ेंगे। इस प्रकार से दो अवयव को जोड़ते समय उनके परिणामी अवयव में संगत अवयव का योग लिखना होता है। 1 का योग होगा 8 के साथ, मतलब यहाँ आएगा 1 प्लस 8। फिर दूसरे स्थान के अवयव को जोड़ते हैं, 2 है और 2 के जगह यहाँ पर 9 है तो 2 का योग होगा 9 के साथ, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 9। अगली पंक्ति में आते हैं, अगली पंक्ति में 3 है तो दूसरे मैट्रिक्स में 3 के जगह 2 है तो हम क्या कहेंगे कि 3 का संगत अवयव 2 है और 3 में 2 को जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2। यहाँ 4 है और 4 के जगह अगली मैट्रिक्स में 6 है, मतलब 4 को किस में जोड़ना होगा, 6 में, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 6। इस प्रकार से दो अवयव को जोड़ा जाता है। यहाँ इनका रिजल्ट लिख देते हैं, 1 प्लस 8 होगा 9 तो यहाँ 9 लिख देंगे, 2 प्लस 9 11 तो यहाँ 11 लिखेंगे, 3 प्लस 2 होता है 5 तो इसके जगह पे 5 आएगा, 4 प्लस 6 10 तो यहाँ लिख देंगे 10 और ये अपना आंसर। ध्यान में रहेगा, दो अवयव को जोड़ते समय दोनों अवयव के संगत अवयव को जोड़ना होता है। पहले अवयव में देख लो अवयव 1 है तो उसके जगह पे दूसरे अवयव में अवयव 8 है, इसलिए 1 को 8 में जोड़ेंगे। पहले अवयव में अवयव 2 है तो दूसरे अवयव में 2 की जगह पे 9 है तो हम 2 को 9 में जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 3 को 2 में जोड़ेंगे और 4 को 6 में जोड़ेंगे और ऐसा जोड़ने के बाद जो अवयव मिलेगा वही अपना आंसर होगा। इस प्रकार से दो अवयव को जोड़ा जाता है। अगर दो अवयव को घटाने के लिए कहते हैं, अपने को a माइनस बी प्राप्त करने के लिए कहते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देते। प्लस की जगह माइनस लिखते तो यहाँ पर भी माइनस होता, 1 माइनस 8 आता है यहाँ, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है इस टाइप से और रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाता। 1 माइनस 8 लिखते माइनस 7, 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 6 माइनस 2। इस प्रकार से आंसर आता। अगर घटाने के लिए कहते तो, जोड़ने के लिए कहे तो योग करेंगे, घटाने के लिए कहे तो अंतर निकालेंगे। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का योग और अंतर प्राप्त किया जाता है।
अब इसके बाद जो होमवर्क है वो PDF फाइल में हम आपको सेंड कर देंगे। अगले वीडियो में हम 2 मैट्रिक्स का गुना करना सीखेंगे और योग और गुणन के और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े क्रिटिकल होंगे, उनको सीख लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में।